नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। देहरादून सचिवालय में बैठक आयोजित। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में वनाग्नि को लेकर हुई चर्चा। एक्शन प्लान के तहत होगा काम। सूर्यकांत धस्माना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वनाग्नि मामलों को लेकर दिया बयान। का जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए सरकार, सिर्फ जंगल ही नहीं। 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज। यात्रा की तैयारी जारी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सभी जिलों में डॉक्टर मुहैया कराए गए। उत्तराखंड में वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं। राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्मी शुरू। पक्ष और विपक्ष में शुरू हुई जुबानी जंग। उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग। पर्यटन कारोबार पर असर। टीएम ने पर्यटकों से की अपील। कहा, जिले में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 10 मई को चारधाम यात्रा की आगाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश भर में बारिश की संभावना, श्रद्धालुओं को दी गई तय। मसूरी में एसडीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। समस्याओं के निराकरण पर की चर्चा। मसूरी में चल रहे कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। मसूरी में शहीद स्थल पर हुई संघर्ष समिति की बैठक। बैठक में कार्यकारिणी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की दिलाई शपथ। खटीमा में 47 भूमिहीन परिवारों को प्रशासन ने आवासीय पट्टे के साथ दिया कब्जा। एसडीएम ने आवासीय पट्टा किया वितरित। 900 वर्ग फीट आवासीय भूमि पर दिलाया कब्जा। लालकुआ में चोरों ने कांटों पर लगे कंप्यूटर के उपकरणों पर किया हाथ साफ। 3 कीबोर्ड्स और 2 इंडिकेटर की चोरी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को लेकर बयान देते हुए कहा कि वनाग्नि नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी। उधर उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में वन विभाग के डॉक्टर धनंजय मोहन डिजिटल के जरिए जुड़े और डीजीपी अभिनव कुमार सहित वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन के मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से बैठक आयोजित कर वनाग्नि के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वनाग्नि को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इस पर बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही अब एक्शन प्लान के तहत वनाग्नि के निराकरण के लिए काम किया जाएगा। ये तो 1 सप्ताह का टाइम सीएम साहब ने ही परसों दिया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोगों ने बैठक की कि जो निर्देश दिए थे वो सारे कंप्लायंस हो जाएं। तो उन सब में कंप्लायंस हो रही है। 1 सप्ताह का टाइम है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में वनाग्नि को कंट्रोल किया जाएगा उत्तराखंड में। ये सभी लोग मिलकर समन्वित प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभी आपने कहा ना कि जिम्मेदारी किसकी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये मानव जनित समस्या है। तो जो लोग इस तरह से आग लगा रहे हैं जंगल में, उनके बारे में थोड़ा जागरूकता मीडिया में भी आनी चाहिए। और जो रील बनाने के लिए भी लोग आग लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत अजीब सी विकृत मानसिकता हो गई है कि हमें रील बनानी है तो हम जंगल में आग लगा के फिर अपनी रील बना रहे हैं कि देखिए हमने कितना बड़ा काम किया कि हमने आग लगा दी।
तो उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष वनाग्नि के मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य के धधकते वनों की आग के मामले में भी कांग्रेस राजनीति पर उतर गई है और उसका ये रुख स्वाभाविक है। हर आपदा में सवाल जवाब करने वाली कांग्रेस को वन संपदा, वन्य जीव और आम जन के हितों के लिए रचनात्मक रुख अपनाकर विपक्ष के धर्म का अनुपालन करने की जरूरत है। के द्वारा पूरी तैयारी कर कि वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा हर एक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लगातार अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं और उनके द्वारा सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। इसके लिए जन सहभागिता के माध्यम से भी लोगों को वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए, वनों की आग को बुझाने के लिए, लगाने के लिए निर्देशित किया गया है कि साथ ही किसानों के द्वारा जो फसलों के अवशेष होते हैं खेतों में, उसको जलाने पर भी प्रतिबंधित किया गया है। उधर उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भी से 86% पहाड़ों और 65% जंगलों से ढका हुआ है। इसी में से कई हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल आग के चपेट में आ चुके हैं। चिंता का विषय है कि ये केवल इस साल की कहानी नहीं, बल्कि हर साल राज्य में जंगलों का बड़ा हिस्सा वनाग्नि से तबाह हो जाता है, मगर ऐसे कोई कठोर कदम जो है वो नहीं उठाए जाते जिससे कि ऐसी घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। वहीं जंगलों में लगे भीषण आग पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की बात कही है और आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगल ही नहीं, पहाड़ जल रहा है। करीब 1500 हेक्टेयर जंगल अभी तक जल चुका है। जंगल जल रहे हैं और जंगल नहीं जल रहे, पूरा पहाड़ जल रहा है। 1500 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। पहाड़ का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां इस समय आग नहीं है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, देहरादून राजधानी, गढ़वाल के सारे जनपद, सब जगह फॉरेस्ट फायर लगी है। सैकड़ों घटनाएं आग की पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं जनपद में हो गई है और सरकार सोई पड़ी है। आपदा प्रबंधन तंत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरे राज्य में जो हालात हैं वो आपातकाल के हालात हैं। 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। 4 धाम की यात्रा 10 मई को पट खुलेंगे और उसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ के पट खुलेंगे। सारा तीर्थयात्री, सारा जो हमारा पर्यटक है, जो पूरे देश से यहां आता है कि उत्तराखंड में मौसम, वातावरण अच्छा होगा, उसको यहां जिस प्रकार से गर्मी से झुलसना पड़ रहा है, आग की स्थिति के कारण जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूख रहे हैं। उधर कुमाऊं के जंगलों में भीषण आग है जिसका असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि डीएम नैनीताल ने पर्यटकों से अपील की है कि पर्यटन के लिए जिले के अंदर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। डीएम ने कहा है कि हालात पूरी तरह से नियंत्रित हैं और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है जिससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसी सीवियर कहीं सिचुएशन नहीं है कि टूरिस्ट को किसी प्रकार का खतरा हो। मेरी अपील है सभी से, जो लोग नैनीताल आना चाहते हैं, वो नैनीताल बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसी अफवाहें बीच में उड़ाई गई थी और काफी टूरिस्ट के कॉल्स भी हम लोगों को आए, हेल्पलाइन नंबर्स पर डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में भी। उसमें हमने सभी को ये इन्फॉर्म किया कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि रास्तों में, हाईवे में आपकी सुरक्षा को आग की वजह से कोई खतरा हो। आप बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। टूरिस्ट यहाँ जो है वो बिल्कुल निर्भय होकर आ सकते हैं।
वहीं उत्तराखंड में भीषण गर्मी के चलते चारों तरफ तबाही के नजारे हैं। जंगलों में भीषण आग है तो दूसरी ओर दुकानों घरों में भी आग लगने के सिलसिले लगातार जारी है। वहीं काशीपुर जंगलों के साथ साथ आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर अग्निशमन विभाग को डबल अलर्ट रहने की जरूरत है और काशीपुर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाईटेक वाहनों के साथ प्राइवेट कंपनियों से भी मीटिंग कर उनके वाहनों को भी इमरजेंसी में उपयोग करने की तैयारी है। देखिए सर, हमारा जो विभाग है ये इमरजेंसी विभाग है। हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। एक यूनिट हमारी हमेशा बावर्दी दुरुस्त सतर्क रहती है, जो बैरिक में बैठी रहती है। जैसे ही कॉल आती है, फायर कॉल होती है या रेस्क्यू कॉल होता है, तो तुरंत वो फर्स्ट टीम हमारी एक यूनिट माइक बांध के चली जाती है। मान लिया शहर की बात आती है, शहर में गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं मार्केट में, तो वहाँ पर अगर मान लिया बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है तो हम पहले फर्स्ट में अपनी छोटी गाड़ी को मूव करते हैं, उसके पीछे पीछे बड़ी गाड़ी जाती है। उसके अलावा भी अगर मान लिया और सकरी गली है, बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी भी नहीं जा पा रही, तो हमारे पास एक बैकपैक शक मोटरसाइकिल होती है, उसके पीछे 2 सिलेंडर होते हैं जिसमें फोम या पानी होता है, तो उससे हम उसको पहले उसको मूव करा देते हैं अंदर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। वहीं पेयजल के अलावा किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की कमी देखने को मिल रही है, जिससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग हर संभव काम कर रहा है। इस बात को लेकर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता जयपाल सिंह ने कहा कि ट्यूबवेल के पानी को पेयजल और सिंचाई के रूप में उपयोग करने के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है और विभाग की ये कोशिश रहती है कि सभी जल स्रोतों के पानी को पूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाए। देखिए, जो इस समय पानी की थोड़ी दिक्कत है सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमारे इस समय 1720 ट्यूबवेल्स हैं जो फंक्शनल है। कभी कभी विद्युत दोष की उसकी वजह से कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ठीक कर लिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जंगलों को जलाने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि जंगलों में बार बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों से आग की वजह से हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां उस जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक SOP बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट है और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से निकाय चुनाव की धूम देखी जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई हैं, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग भी निकाय चुनाव को सही से संपन्न कराने के साथ ही सभी लोगों को जागरूक करने और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं उन निर्देशों का पालन करते हुए जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने एक विशेष अभियान चलाया, जहां पर बूथों की तैयारियों के साथ नए वोटरों के लिए सभी पोलिंग बूथों पर BLO को बिठाकर वोटर लिस्ट में 18 साल की उम्र में कदम रखने वाले लोगों को जोड़ा जा रहा है।
चूंकि शहर में निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन हमें ये भी सूचना मिल रही है कि सरकारी संपत्तियों पर भावी प्रत्याशियों द्वारा अपने फ्लैक्सी वगैरह लगाकर शहर को गंदा किया जा रहा है। एक तरह से जो है वो गलत है। उसको भी रोकने के लिए हम लोगों ने उन लोगों को चिन्हित किया है जो लोग सरकारी बिल्डिंगों पर, सरकारी संपत्तियों पर इस तरह के प्रचार प्रसार की सामग्री लगा रहे हैं, और एक हमने टीम का गठन किया है जो विशेष अभियान चलाकर इनको हटाने का काम करेगी। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मास्टर प्लान को लेकर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड डीजीपी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा है कि सभी जिलों के सीएमओ की ओर से जितनी डॉक्टरों की मांग की गई उतने उन्हें मुहैया करवाए गए हैं। इस बार क्या कुछ नया वहां पर हमको देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो यह है कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और वर्ष 2013 की आपदा में जैसा कि केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है के अनुरूप उसको एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। और दोनों धाम हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं। वहां पर मौसम की विकटता रहती है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती है कतिपय बार, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद जो हमारी वहां पर कार्यदायी एजेंसियां हैं, निर्माण एजेंसियां हैं, वो बहुत तत्परता के साथ में उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम जब ये कार्य संपन्न हो जाएंगे तो दोनों धाम दिव्य और भव्य स्वरूप में देश दुनिया के समक्ष में होंगे। बीते सालों में स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है। और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं। और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इंफेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा है कि हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड राज्य अपने सृजन की रजत जयंती वर्ष 2025 तक एक श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरेगा और प्रधानमंत्री की घोषणा स्वरूप यहां पर 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में समृद्ध और सशक्त रूप में स्थापित होगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की घोषणा को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य में जिस प्रकार से वन अग्नि हो रही है, पेड़ पौधे और फसल जल रही है और आपदा प्रबंधन नाकामयाब साबित हो रही है, इस स्थिति में किस प्रकार से 2025 में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य की गिनती में सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। मुख्यमंत्री की ये बात तो अब छलावा लग रही है। समानता महान लोग जैसा करते हैं वैसे ही उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, धामी जी 2025 की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जो आज का टाइम, आज का समय जो संकट है वो तो दूर करो। रजत जयंती जब बनाएंगे, उत्तराखंड हिसाब किताब मांगेंगे ना हम 27 में, लेकिन उसके पहले आज की जो स्थिति है उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में तो कुछ करो। अब मैं और सारे मुद्दे डाल करके यहाँ पे इस आज के मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा हूं। अंकिता भंडारी से लेकर के और भर्ती घोटाले से लेकर के वो सारी बातें कैसेट में रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप मॉडल स्टेट बनाओ, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता भाई। तो जैसी बड़ी बातें उनके आका करते हैं वैसी बातें वो कर रहे हैं।
उधर यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रभावित होता है और लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देवी की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार बनाया। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है। इसीलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। चलिए उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।